नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं यानी कि तृतीय सेमेस्टर में हैं और आपने एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है, एक सब्जेक्ट होता है इतिहास और एक होता है प्राचीन इतिहास। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बीए में दो प्रकार के इतिहास, दो सब्जेक्ट इतिहास के पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री को अब केवल हिस्ट्री कहा जाता है और एंशिएंट हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री ही कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी ये सब लिखा रहता है लंबा चौड़ा। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग सिलेबस होता है और मध्यकालीन इतिहास का अलग सिलेबस होता है। तो मध्यकालीन इतिहास का आपने कल देखा होगा वीडियो लेक्चर, आपने बहुत ही बारीकी के साथ समझा उसमें बहुत सारे प्रश्नों को। आज का जो ये लेक्चर है ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का है और प्राचीन इतिहास जिन छात्र छात्राओं ने लिया हुआ है उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय फॉर्म में होंगे और ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जाने वाले प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ना होता है, यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना होता है। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है, 647 में क्या होता है, हर्षवर्धन का जो निधन होता है वहां से लेकर के आपको 1206 ईस्वी तक या 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको पढ़ना है। बेसिकली 647 में आप देखते हैं हर्षवर्धन के निधन के बाद से जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है वो एकदम से बिगड़ जाती है और एक केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता है। सारी शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कोई एक ऐसी सत्ता नहीं होती है जो कि पूरे भारत को कंट्रोल करे जिस तरीके से हर्षवर्धन किया करते थे। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, उन्हीं के पुत्र थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, उसके बाद में जो है ये गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री, उनके हस्बैंड थे यशोवर्मन। तो आप देखेंगे कि जब यशोवर्मन का भी निधन हो जाता है, राजश्री जाती है अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, फिर हर्षवर्धन को बचा करके लाते, कई सारी कहानी आपने सुनी होगी। बहरहाल तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद से उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ इंडिया है, वो एकदम से बिखर से जाती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसको हर्षवर्धन ने केंद्रीय सत्ता प्रदान करी, एक अखंडता प्रदान करी, उस अखंडता को खंड खंड में चूर होते हुए देर नहीं लगा जब हर्षवर्धन जो है नहीं रहते हैं इस पृथ्वी पर। इस धरा से उनकी विदाई जब हो जाती है उसके बाद से आप देखते हैं ऐसे लगता है कि मानो केंद्रीय सत्ता ही पूरे धरा से मिट गई हो। उस समय कल्हड़ नाम का एक कश्मीरी लेखक था जिसने राजतरंगिणी नाम की रचना लिखी। उसमें आप देखते हैं उसने कश्मीर का एक राजा था, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड, वो थोड़ा प्रतापी शासक हुआ। कन्नौज का यशोवर्मन ये भी थोड़ा बहुत प्रतापी शासक हुआ इनके बाद, हर्षवर्धन के बाद में। और फिर त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ज्यादा यहाँ पर चला। तीन पक्ष थे जो है संघर्ष कर रहे थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के लोग आपस में लड़ा झगड़ा करते थे किसको पाने के लिए, कन्नौज को पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। एक राजा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवें को, इस तरीके से आपस में ही लड़ भिड़ करके सब एक दूसरे को पराजित कर रहे थे। कन्नौज को हथियाने के लिए लगभग 200 वर्षों तक जो है लगातार आप देखते युद्ध चलता रहा, लेकिन कन्नौज पर एकाधिकार किसी का ना हो सका। यशोवर्मन ने कुछ क्षण जरूर राज किया कन्नौज पर, लेकिन वह भी पूर्णतः राज्य ना कर सका। और इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का इतिहास है वो छिन्न भिन्न सा हो जाता है। और यही कारण है कि विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद बिन कासिम, वो पहली बार भारत में आक्रमण करता है 712 ईस्वी में और सिंध पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर को पराजित करता है और वो विजयी होता है। और यहीं से आप देखते हैं कि जो विदेशी आक्रांता है वो आना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। और इस तरीके से जो मुस्लिम सत्ता है या जो तुर्क है, जो अफगान है, ये सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये होता है 712 मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर धीरे धीरे करके मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी आता है। फिर मोहम्मद गौरी के बाद में आप देखते हैं कि वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपना राजपाट छोड़कर सौंप करके मोहम्मद गौरी लौट जाता है। और मोहम्मद गौरी के बाद में, वैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी मेरे हिसाब से हो जाती है 1192-1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। 1191 में पहला युद्ध हुआ तराइन का पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जी ने बड़ी वीरता के साथ लड़ाई की और बुरी तरीके से पराजित किया मोहम्मद गौरी को, और फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में दोबारा युद्ध होता है और दोबारा पृथ्वीराज चौहान जी जो है हार जाते हैं, ऐसा इतिहास में वर्णन है। हालांकि जो है आप देखेंगे अलग अलग जो किंवदंतियां हैं वो अलग अलग चीजें बताती हैं, इतिहास कुछ और बताता है। और अब एक मूवी अभी आई है इतिहास को लेकर के, इतिहास को चैलेंज दे रही है वो मूवी, और बड़े धाकड़ अंदाज में उसमें परेश रावल जी ने उसमें बड़े जबरदस्त एक्टिंग करी है, द ताज स्टोरी। आप उस मूवी को देखेंगे, इतिहास के फैक्ट को देखेंगे, किस तरीके से उसने डिफेंड किया है एक ऐसा व्यक्ति, जो परेश रावल जी ने जो भूमिका निभाई उसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ताजमहल को अपना सब कुछ मानता, अपना मंदिर मानता है, और लेकिन जब उसको हिस्ट्री पता चलती ताजमहल की, ताजमहल पर रिसर्च करने शुरू कर देता है, और ताजमहल के बारे में उसकी ऐसी सी जानकारी उस मूवी में दी गई है। और मूवी बेसिकली सत्य घटना पर या सत्य फैक्ट पर आधारित है, एकदम से फैक्चुअल जानकारी दी उन्होंने। जिन जिन किताबों का उल्लेख किया है उन किताबों में वो बातें लिखी भी हैं। और एक ऐसी मूवी मैंने तो देखा भाई, मुझे लगा कि भाई ये देखिए, इतिहास को एकदम से खोल करके रख दिया। जितने भी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट है सबकी जो है, सबको कहीं ना कहीं पे परास्त कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से उसमें उल्लेख किया गया। तो आप वो मूवी देखिएगा, इतिहास के बारे में अगर जानना तो इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से आप वो मूवी देखिए कि इतिहास में क्या क्या चीजें हो सकती, किस तरीके से इतिहास हमको सही या गलत मिल सकता है। बहरहाल चर्चा करते हैं हम इस लेक्चर के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करेंगे हम। तो फिर मोहम्मद गौरी जब होता उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और यहीं तक आपको पढ़ना है। ठीक है, बस 1200 तक, यानी महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर, यहाँ तक आपको ही पढ़ना है। और बाकी कन्नौज का यशो बर्मन हो गया। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी के बारे में। ठीक है, और ऐसे ही आप देखते हैं बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। इन सभी रचनाओं ने उस समय के इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी प्रस्तुत करी। यही सब चीजें आपको पढ़नी। तो महासंग्राम, महामैराथन रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चले, पहला प्रश्न भैया, राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अग्निकुंड यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह सिद्धांत ये बताता है। चंद बरदाई जो एक पृथ्वीराज चौहान जी को आप जानते होंगे, चहमान वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान इसलिए कहते चूंकि यह चहमान वंश के शासक थे, दिल्ली के अंतिम सम्राट थे, अंतिम शासक थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मतलब कि मोहम्मद गौरी भागा यहाँ से, तब जाकर के वो बचा, उसका प्राण बचे। एक अफगान सैनिक अगर उसको लेकर के भाग नहीं जाता तो वो मतलब मृत्यु हो जाती उसकी। आप देखेंगे वो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही प्रतापी शासक। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जैसा उस समय कोई नहीं, मतलब कि राजा नहीं था। बहुत ही प्रतापी, बहुत ही बलवान व्यक्ति थे, शब्द वेदी बाण चलाना जाते थे। मतलब आवाज के जो है, जिधर आवाज आती थी उधर वो ऐसे बाण चलाते थे, आवाज को सुन करके, और वो निशाना एकदम सटीक होता था। ठीक है, चंद बरदाई साहब उन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जो कि कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से सही है और कुछ साहित्यिक दृष्टिकोण से। साहित्य का ये रचना है, बेसिकली वो हिंदी साहित्य की रचना है। ठीक है, तो चंद बरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इसने लिखा चंद बरदाई साहब ने कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे, आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र जो थे यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ को विध्वंस कौन कर रहे थे? जो राक्षस थे, दैत्य थे, विध्वंस कर रहे थे। तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र वशिष्ठ सभी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के तब यज्ञ करते थे। जैसे आजकल एक यज्ञ कर रहे हैं, वो क्या नाम है हमारे, वो यज्ञ है कौन सी, सनातन जोड़ो यात्रा, यानी कि हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं, और उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। ठीक है, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो ऐसे ही वशिष्ठ, विश्वामित्र सब बैठ करके यज्ञ वगैरह किया करते थे, ताकि जो है वातावरण शुद्ध रहे और सभी लोग जो है खुशी रहे। वशिष्ठ जी ने क्या किया, उसी यज्ञ कुंड से क्या किया, मंत्र पढ़ा, आवाहन किया, और 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया उसी से। जो तो पहले योद्धा जो उत्पन्न हुआ उसको परमार कहा गया, और एक साथ ही निकले थे तीनों, चालुक्य दूसरा और तीसरा प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश और परमार वंश, इन 3 शासकों की उत्पत्ति किसी अग्निकुंड से हुई, ऐसा बताया जाता है कि वशिष्ठ जी ने क्या किया,
वशिष्ठ जी ने जो है 3 योद्धाओं को निकाला। एक परमार वंश के जो है जो परमार वंश चला उनके, एक चालुक्य और प्रतिहार। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा जो निकला उसका नाम था चाहमान। चाहमान माने चौहान। तो चौहान को उत्पन्न किया चौथे योद्धा के रूप में। इस तरीके से ये योद्धा ऋषि मुनियों की रक्षा किया करते थे और तमाम सारी चीजें किया करते थे। ठीक है, तो रक्षा के लिए ऐसे योद्धाओं का निर्माण किया गया। वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ कुंड से इन योद्धाओं का निर्माण हुआ। चौहान वंश, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में आपने समझा, ये हो गया आपका ये सिद्धांत। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। दूसरा प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी एक पुस्तक है बाबू। क्या है राज तरंगड़ी? एक पुस्तक है जिसको लिखा किसने है? कल्हड़ साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। कल्हड़ आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राजतरंगणी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको बता दूं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एकमात्र या हिंदी मतलब की इतिहास की पहली रचना जिसको किसी भारतीय ने लिखा वो थी कल्हड़ की राजतरंगणी। राजाओं महाराजाओं का एकदम एग्जैक्ट वर्णन जो है इस रचना में मिलता है कल्हड़ की राजतरंगणी में। इसकी रचना कल्हड़ ने 1148 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में, यानी कि इन 2 वर्षों के बीच में करी थी। इसमें कुल मिलाकर के 8 तरंग है। कितने तरंग है बेटा? 8 तरंग है इसमें। ठीक है, राज तरंगणी इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इतिहास अध्ययन का क्या माना जाता है? राज तरंगणी एक प्रमाणिक ग्रंथ है, चूंकि इसमें सारे डेटा जो है वैज्ञानिक है और तथ्य एकदम से जबरदस्त है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार है। ये किसी राजा महाराजा की प्रशंसा नहीं करते हैं, जो जैसा था उसके बारे में वैसा ही लिखा है। तो कल्हड़ उस टाइप के व्यक्ति है। कहा भी गया है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। इतिहासकार को हमेशा सत्यता पर आधारित लेख लिखने चाहिए, क्योंकि इतिहास जो होता है वो अतीत का एक प्रकार से बीता हुआ चीज होता है और अतीत में चीजें लोग जाकर के देखेंगे तो नहीं। तो इतिहास पर लोग भरोसा करते हैं, इतिहासकारों पर लोग भरोसा करते हैं। और जब इतिहास के नाम पर लोगों को गलत पढ़ाया जाता है, गलत शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर इतिहास से विश्वास भी उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इतिहास अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है उसका मतलब है कि एकमात्र सत्य का सहारा ले, वो किसी की बड़ाई किसी की बुराई ना करे, तटस्थ होकर के अपनी बातों को वो मतलब अपनी बातों को नहीं, जो घटना है, जो अच्छी जो घटना है, कब हुई कैसे हुई, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी स्रोत के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से प्रस्तुत करे। आगे देखें, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश। पाल वंश बेसिकली पश्चिम बंगाल के इलाकों का वंश था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के आसपास का इलाका पाल वंश के शासकों के अधीन रहा करता था। हालिमपुर नाम का एक अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना, यानी कि जो राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी उस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए गोपाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको प्रकृति ने चुना, तो वो राजा बनता है और गोपाल ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अव्यवस्था और शासन अभाव यानी मत्स्य न्याय जो था उसका अंत कर दिया। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा न्याय जिसमें क्या होता है, मत्स्य न्याय में क्या होता है, जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। इसीलिए इसका मत्स्य न्याय इसलिए पड़ा क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा, जिसके पास शक्ति ज्यादा है, वो जिसके पास शक्ति कम है उसको मार पीट करके उसकी शक्ति हत्या भी लेता है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, टिट फॉर टैट, सॉरी टिट फॉर टैट, जिसकी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो फार्मूला चलता रहा। यानी कि जिसके पास पावर है वो सभी पर राज करता रहा, जिसके पास पावर नहीं है वो एक प्रकार से हमेशा दास की स्वभाव को स्वीकार करता रहा। यानी कि जैसे बड़ी मछलियां तालाब में छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनसे छोटी मछली उससे छोटी को, इस तरीके से मत न्याय ये होता है कि अपने से कमजोर को निपटा दो। तो यही नियम जो है पहले चल रहा था कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ऐसे में उस बंगाल की अव्यवस्था को दूर करने का काम गोपाल साहब ने किया। ठीक है, राज्य की पाल वंश की नींव डाली, पाल राज्य की नींव डाली। यही पाल वंश का संस्थापक था कौन? गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसने बंगाल की अव्यवस्था को दूर किया। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रतिहारों की उत्पत्ति बताइए। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। तो एक अग्निकुंड का सिद्धांत मैंने बता ही दिया, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। ठीक है, और साथ ही साथ में
चाहमान वंश, इन सभी की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में यज्ञ हो रहा था। तो वशिष्ठ जी ने जब गुस्सा हो गए और राक्षस लोग उनके यज्ञ को भंग करने लगे तो उन्होंने इन सभी को उत्पन्न किया था। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ लोग स्वदेशी मानते हैं प्रतिहारों को, परंतु वास्तव में भारतीय ही थे। ठीक है, अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की बात की तो ये भारत के ही है मूलतः। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक साहब कहते हैं कि उनके अभिलेखों से जो कुछ भी ज्ञात होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं, जो बाद में क्षत्रिय, यानी कि पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग जो थे वो कौन थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो जाकर के क्षत्रिय हो गए हैं। बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ दिया, यानी भगवान राम के जो पुत्र हैं, सॉरी भगवान राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्हीं के खानदान से जोड़ दिया कि लक्ष्मण के वंशज है प्रतिहार वंश के शासक। ठीक है, ये ऐसा प्रतिहार वंश के लोग मानते हैं। लेकिन पहले पाठक जी कहते हैं, विशुद्धानंद पाठक जी, कि पहले ब्राह्मण हुआ करते थे प्रतिहार वंश के शासक, फिर धीरे धीरे करके जब क्षत्रियों का काम करने शुरू कर दिए फिर वो क्षत्रिय बनते हुए चले गए और इस तरीके से क्षत्रिय हो गए। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताएं। विग्रहराज चतुर्थ कौन था? विग्रहराज चतुर्थ की बात की जाए तो विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी विग्रहराज चतुर्थ ने? अपने भाई जगदेव की। और 1150 ईस्वी में जगदेव के स्थान पर जो है गद्दी पर बैठ जाता चाहमान वंश की। चाहमान वंश की गद्दी पर कौन बैठता? विग्रहराज चतुर्थ बैठता है। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीसल देव रासो नाम की एक रचना भी लिखी जाती है। ठीक है, तो बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन? विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव कहते हैं। बीसल देव रासो नाम के एक हिंदी साहित्य में ग्रंथ भी है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ऐसे ही बीसल देव रासो जो कि चाहमान वंश के ही पृथ्वीराज है, चाहमान वंश के ये भी थे। वह चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था कौन? बीसल देव रासो। सिंहासन पर बैठते ही वह चाहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। उसने चालुक्यों को हराया, दिल्ली के तोमर वंश को पराजित किया, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त करी। उसने अपनी कार्य कुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया था। तो चाहमान वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव का नाम अग्रगण्य है। इसके बाद में 1150 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है उसके बाद में आप देखते हैं इनके बाद में आते हैं कौन? इनके बाद में जो है 1100, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान आते हैं। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में। आगे देखते हैं। आगे भी के प्रश्नों को समझने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तमाम सारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की। मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस नंबर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी के माध्यम से, वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ नोट्स जो होता है आपके लिए व्यवस्थित तरीके से वो मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे आपको जुड़ना है और 4th सेमेस्टर की क्लास भी लेनी है तो आपके लिए एक ऑफर अभी चल रहा है, तो उस ऑफर को भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, उसके बाद में स्कैनर भेजा जाएगा आपके पास। जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आप इन चीजों को, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और सारे सब्जेक्ट के नाम बता दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरा 3rd सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको गुरुजी 4th सेमेस्टर भी जुड़ना है तो 100 रुपए आपके और लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत सुना आपने, 100 रुपए और नहीं लगेंगे, ये 100 रुपए हटा दीजिए। अगर एक साथ अभी लेते हैं तो मात्र और मात्र 50 रुपए और देना पड़ेगा, यानी केवल 150 रुपए फीस में आपके लिए 3rd सेमेस्टर प्लस में पूरा 4th सेमेस्टर जून 2026 तक के लिए आपका फीस जमा हो जाएगा। तात्पर्य कहने का ये मतलब कि पूरा 4th सेमेस्टर और पूरा 3rd सेमेस्टर इनकी तैयारी और सभी सब्जेक्ट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट, माइनर, मेजर, को करिकुलर, इन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए में हो जाएगी। ये फीस जो क्यूआर भेजा जाएगा उस पर आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आपके घर में, आपके परिवार में, कहीं बाहर दुकान से, कहीं से भी कुछ आप जो है फीस जमा करवा सकते हैं और आप हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कर जुड़ सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी हमारे प्राइवेट वीडियोस वगैरह आएंगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी ग्रुप में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएगा, सभी का पीडीएफ नोट्स। ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन क्लास मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, महासंग्राम, इन सभी क्लास तो मिलेगी ही, यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे सारे पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलते हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलती रहेंगी, तो वो सब आपको 150 वाले कोर्स में मिलेगा। लेकिन केवल 100 रुपए खर्च करके आप थर्ड सेमेस्टर का ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों सेमेस्टर का ज्वाइन करने के लिए आपको 150 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। आप जैसा उचित समझे आप उसी तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का मिलेगा, मेजर माइनर सबका। को करिकुलर में अगर आपका ह्यूमन वैल्यूज है तो उसका मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है उसका मिलेगा, एनालिटिक एबिलिटी है तो उसका भी मिलेगा, किसी का भी आपका है सब्जेक्ट में जो है वो सारे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। चलिए, तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है महमूद गजनवी। ये सारे क्वेश्चंस 100% परीक्षा में पूछे गए हैं और इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था। ये विदेश से भारत में आक्रमण करके आया था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया बेटा? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? भारत की जो धन संपदा है उसकी संपत्ति, भारत की संपत्ति को लूटना इसका उद्देश्य था। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। कौन? महमूद गजनवी। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, और यहां से इतना सोना चांदी लाद करके लेके गया कि आप देखते हैं कि ये ऊंट जो थे इसके एकदम से कराह रहे थे जाते जाते, इतना ज्यादा सोना चांदी लाद करके ले गया था। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनवी पहुंचे, और इस तरीके से पता अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 से अधिक ऊंटों पर सोना चांदी या सामान तमाम सब लाद करके और ये ले गया गजनी। तो भारत की धन संपदा ही तो लूट करके ले गया। फिर भी आज आप देखते सोमनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा जो है संपत्ति रखी हुई है। तो इस तरीके से महमूद गजनवी ये था, एक लुटेरा था और कुछ नहीं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोविंद चंद्र गढ़वाल कौन था? गोविंद चंद गोविंद चंद गढ़वाल की अगर बात की जाए तो चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद गढ़वाल वंश का राजा बना था। अच्छा, गढ़वाल वंश के शासक लास्ट में गढ़वाल लगा देते, जैसे गोविंद चंद गढ़वाल, चंद्रदेव गढ़वाल, तो गोविंद चंद नाम था, गढ़वाल वंश था इसलिए उसका नाम। तो गोविंद चंद गढ़वाल वंश का राजा हुआ। वह बड़ा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में ही उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जब ये युवराज था उस समय तुर्कों ने आक्रमण किया था। गोविंद चंद ने उसी समय तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया, तुर्कों को यहां से घसीट करके भगा दिया मारपीट करके। पूरब में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठा करके मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। यानी कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद ने पाल वंश के शासक है जो पश्चिम बंगाल वगैरह से संबंधित है उनकी कमजोरी का लाभ उठाया, और मगध का जो पश्चिमी भाग है, बिहार का जो इलाका था मगध में, मगध बिहार में पड़ता है मगध, ठीक है, तो उसी का जो पश्चिमी भाग था उस पर अधिकार कर लिया। चूंकि वहां तक जो है पालों की कमजोर स्थिति वहां पर थी, तो ऐसे में उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसको भी कब्जा लिया। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन चुके थे। यानी पटना और मुंगेर जो आज का जिला है ये सब किसके अंदर में आ गया था? गोविंद चंद गढ़वाल ने इसको कब्जा लिया था। पहले किसके अंडर में था? पालों के अंडर में हुआ करता था। उसकी विजय पताका दक्षिणी मालवा तक फहराई गई। किसकी? गोविंद चंद गढ़वाल की। वह स्वयं दानी विद्वान, दानी भी था, विद्वान भी था, और विद्वानों का आदर करता था, विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके दरबार में कई सारे विद्वान भी रहा करते थे। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में बताएं। ललितादित्य मुक्तापीठ कौन था? देखिए, कश्मीर के कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक, कश्मीर के किस वंश का था ललितादित्य मुक्तापीठ? कश्मीर के कारकोट वंश का। ललितादित्य मुक्तापीठ शैव संप्रदाय को मानता था, भगवान शंकर की, भोलेनाथ की बड़ी पूजा करता था। कैसे करता था? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कर्पूर के समान गोरे हैं उन भगवान शंकर की पूजा करता था। करुणा के अवतार हैं, ठीक है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जो है शैव पुजारी था ललितादित्य मुक्तापीठ। बहुत ही प्रतापी शासक, कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन के बाद में किसी में अगर दम था उत्तर भारत में तो वो था कश्मीर का ललितादित्य मुक्तापीठ। बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कल्हड़ की राज तरंगड़ी में मिलता है। कल्हड़ इसकी प्रशंसा करते हुए थकते भी नहीं है। कल्हड़ इसके बारे में खूब लिखते हैं, जो कि प्रतापी शासक है और सत्य लिखने में कल्हड़ माहिर माने जाते हैं। और कल्हड़ की बातों पर विश्वास करना
एक इतिहासकार की दृष्टि से नहीं बल्कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से भी आपको करना होगा, क्योंकि कल्हड़ ने बहुत कुछ अच्छे तरीके से, सही तरीके से, प्रमाणिक तथ्य के साथ चीजों का वर्णन किया है। और ऐसे में कारकोट वंश के सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीठ उनसे कहां बचने वाले थे। उसने, ललितादित्य मुक्तापीठ ने पंजाब, कन्नौज, इन सभी पर आक्रमण किया और सभी को पराजित किया। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। वह मात्र विजेता ही नहीं बल्कि कला और साहित्य का संरक्षक भी था। ललितादित्य मुक्तापीठ बौद्ध धर्म को भी आदर करता था और हिंदू धर्म में इसकी बड़ी आस्था थी, बेसिकली शैव संप्रदाय में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाहमानों का मूल स्थान कहां है। चाहमानों का मूल स्थान देखिए, साहित्यिक और अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार अगर देखें तो चाहमान जो वंश के शासक हैं उनका जो मूल स्थान है, सपाद लक्ष्य के शासक थे। सपाद लक्ष्य माने क्या होता है, दिल्ली के आसपास का इलाका जो है वहां पर। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई थी, जो सांभर के निकट पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चाहमान मूलतः शाकंभरी यानी कि सांभर क्षेत्र में उदित हुए थे। इनका उदय सांभर क्षेत्र में हुआ। अहिछत्रपुर उनकी पहली राजधानी थी। किसकी, चाहमानों की पहली राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर इनकी पहली राजधानी थी। वहां से पुष्कर और अजमेर की ओर आगे बढ़े और इस तरीके से इनका जो मूल उदय है वो शाकंभरी यानी कि सांभर के क्षेत्र में इनका जो है उदय हुआ था। बाद में इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करके वहां पर जो है शासन किया। 10वां प्रश्न देखेंगे, कन्नौज के आयुध वंश। वैसे आयुध माने होता अस्त्र शस्त्र भी, ठीक है, आयुध माने होता है क्या, अस्त्र शस्त्र से भी तात्पर्य होता है, लेकिन इतिहास में आयुध वंश एक वंश था। इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामांत शासकों का उल्लेख किया जाता है। इसमें वज्रायुध, चक्रायुध यानी कि नाम के अंत में आयुध शब्द जोड़ा जाता है। इनके इसे आयुध वंश इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इनके नाम में चक्र आयुध, वज्र आयुध, ठीक है, तो ये शासक हुए। तो चक्रायुध प्रमुख थे, वज्रायुध प्रमुख थे। वज्रायुध की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। कश्मीर नरेश जयापीड़ का समकालीन था वज्रायुध, ठीक है। इसके पश्चात इंद्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। वज्रायुध के बाद में कौन बैठा, इंद्रायुध बैठा। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। इंद्रायुध 783 से 784 ईस्वी में शासन कर रहा था, ऐसा मतलब अभिलेखों से पता चला है। इस तरीके से ये आयुध वंश में चक्रायुध, वज्रायुध और इंद्रायुध नाम के शासकों का बोलबाला रहा। आगे देखेंगे, 11वां प्रश्न है, वत्सराज के बारे में बताएं। वत्सराज कौन था। देखिए, अवंती का शासक था ये, ठीक है। वत्सराज 793 ईस्वी में अवंती का शासक बना ये। उसने गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला कहा जाता है, यानी वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन था, संस्थापक था। वत्सराज कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। उस समय उभरती हुई सत्ताओं से उसने संघर्ष किया और सफलताओं का क्रम अनवरत बना रहा। उसने गौड़ विजय की राष्ट्रकूटों के आक्रमण के समय राजा ध्रुव से पराजित होने के उपरांत ये राजपूतों से शरण मांगता है और वहीं पर जाकर के शरण युद्ध ले लेता है। ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ साथ उन दो राजछत्रों को छीन लिया जिन्हें उसने गौड़ राज से छीना था। यानी गौड़ विजय की राष्ट्रकूट इस आक्रमणों के समय राजा ध्रुव से पराजित हो गया था ये। और जो गौड़ राज से जो इसने मुकुट छीना था, दो छत्र छीना था, उसको ध्रुव धारावर्ष ने वत्सराज से छीन लिया। यानी वत्सराज जो कि जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, उसको राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष ने पराजित करके इसकी बड़ी बेइज्जती करी, ठीक है, और इससे दोनों छत्र को छीन लिया। किसी राजा को मारने से ज्यादा उसके मुकुट को छीनने में बड़ा कष्ट होता है। राजा दशरथ, याद करो, जो बाली था, बंदर राज बाली, ठीक है, उसने राजा दशरथ का मुकुट ले लिया था और इसीलिए आप देखते हैं भगवान राम को उनको मार करके उनका मुकुट लेना पड़ा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये था वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, जिसको ध्रुव धारावर्ष ने हराया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है सॉरी राष्ट्रकूट वंश का शासक था।
दूसरा शासक है आपका गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का जो है सम्राट है, पाल वंश का पहला शासक है। पाल वंश का जो है उदय इसी से माना जाता है। यह पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों से विदित होता है। विदित माने होता है, विदित माने क्या होता है? जानकारी मिलती है। अभिलेख माने ऐसे लेख जो कि लिखे हुए हैं कहां पर? पत्थरों पर या खंभों पर या जो है और जगहों पर। अभिलेखों से विदित यानी जानकारी मिलती है कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इसकी राजनीतिक या जो सैनिक उपलब्धियां रही हैं ये क्या रही हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने बंगाल की अव्यवस्था का अंत करके पाल वंश की नींव डाली और एक राजनीतिक व्यवस्था का उदय आप देखते हैं बंगाल में करने का श्रेय पाल वंश के संस्थापक गोपाल को ही जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13 नंबर देखेंगे। सेन शासक विजय सेन। सेन शासक विजय सेन कौन था इसके बारे में देखिए, हेमंत सेन के बाद में रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजय सेन गद्दी पर बैठा। हेमंत सेन सेन वंश का शासक था। हेमंत सेन के बाद में यशोदा देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हेमंत सेन और यशोदा देवी का लड़का था विजय सेन, वो गद्दी पर बैठता है। उसने सूर वंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था और अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 वर्षों तक शासन किया था। किसने? इस सेन वंश का शासक विजय सेन 62 सालों तक शासन किया था। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों की जो है अवनति का लाभ उठा करके विजय सेन ने धीरे धीरे अपनी सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली थी। उसने अनेक विरोध, विरोध माने होता है उपाधियां, कई सारी उपाधियां भी धारण करी थी। किसने? विजय सेन ने, जो सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने जो है बंगाल के पाल वंशों की जो है जो राज्य की सीमा में बहुत कुछ हस्तक्षेप भी किया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 14 नंबर प्रश्न है, चंदेल। चंदेलों के बारे में बताएं, चंदेल कौन थे? देखिए, चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। अभिलेखीय साक्ष्यों से यह जानकारी मिलती है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से, विश्व सृष्टा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से मरीचि उत्पन्न हुए। ब्रह्म विश्व सृष्टा आदि पुरुष जिसको कहते हैं या आदि पुरुष जिसको कहते हैं, ठीक है, उनसे मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि से अत्रि का निर्माण, मतलब अत्रि मरीचि से कौन हुए? अत्रि हुए। अत्रि मुनि से चंद्रात्रय नाम का एक जो है व्यक्ति हुआ, चंद्रात्रय का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे, चंद्रात्रय ने। उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले शासक जो था उनका नाम था नन्नुक। नन्नुक की उत्पत्ति होती है, किसी के वंश में है, चंद्रात्रय के वंश के हैं नन्नुक। नन्नुक की उत्पत्ति हुई। इन्हें चंद्र और चंद्रात्रय का वंशज माना जाता है। किसको? नन्नुक को। इसीलिए नन्नुक जो है ये चंदेलों या चंदेल के जो है चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है नन्नुक को, ठीक है, क्योंकि ये चंद्रात्रय का और चंद्र का वंशज माना जाता है। क्योंकि आदि पुरुष ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से अत्रि, अत्रि से चंद्रात्रय का उदय हो, और उन्हीं चंद्रात्रय के जो है वंशजों में नन्नुक का नाम आता है। उन्होंने ही चंदेलों की उत्पत्ति या चंदेल शासकों की जो है नींव डाली, चंदेल शासकों। अगला, नन्नुक कौन था? खजुराहो से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, खजुराहो के जो मंदिर है वहां से तमाम अभिलेख मिला है, उनके पत्थरों पर तमाम सारे लिखावट लिखी हुई है। तो खजुराहो से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नन्नुक जो था चंदेल वंश का प्रथम शासक था। नन्नुक क्या था? चंदेल वंश का पहला शासक था। अभिलेखों में उसे नृप और महीपति विरोध दिए गए। विरोध माने उपाधियां, महीपति माने, मही माने होता पृथ्वी, पति माने होता राजा, पृथ्वी के राजा के रूप में इसको जाना गया। नृप, नृप भी पृथ्वी के राजा के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। नृप माने राजा। ये प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था। नागभट्ट द्वितीय बहुत ही प्रतापी शासक था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय था, जिसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। उसी नागभट्ट द्वितीय के समकालीन था जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और नन्नुक जो था, इसने किस वंश की स्थापना करी थी बेटा? इसने जो है चंदेल किसकी वंश की स्थापना करी थी? मैंने आपको अभी बताया था किस वंश की स्थापना करी थी इसने? चंदेल वंश की स्थापना करी थी। प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के समकालीन था और संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा, यानी कि नागभट्ट द्वितीय का सामंत रहा होगा। कौन? ये क्या नाम है इसका? नन्नुक। खजुराहो अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान सिरोधार्य करते थे। जिस तरीके से अगर किसी
शत्रु को अगर कोई काम कहता था ये नंदुक, तो शत्रु भी इसकी बात को मान लेते थे। जैसे अगर किसी को फूल माला पहना करके स्वागत करने के लिए जाए तो वो मना नहीं करता है, वो सीधे पहन लेता सर झुका करके। ऐसे ही जब ये शासक किसी शत्रु के समक्ष जाता था, शत्रु से कोई बात कहता था, शत्रु इसकी बात को ऐसे ही फूल माला की तरह झुक करके एकदम से उस बात को स्वीकार कर लेता था। उसका शौर्य अर्जुन के समान था। अगला क्वेश्चन, चंदेल शासक यशोवर्मन के बारे में बताएं। देखिए यशोवर्मन 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना। गौड़, मिथिला, कोसल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था, खसों की सेना का सम्मान करता था। किसके लिए कृपाण का काम करता था? गौड़ वंश के शासकों के लिए यशोवर्मन क्या था? कृपाण। कृपाण माने तो चाकू की भांति था। खसों की सेना का सम्मान करता था। कोसलों की कोषागार को ढो ले गया उसने। जो कोसल यानी राजा थे उनके कोषागार यानी धन संपदा को ले लिया था। कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए कश्मीर के योद्धा भी इसके सामने नतमस्तक हो गए। मैथिलों वाले बिहार के इलाकों में जितने भी राजा वगैरह थे को भी दुर्बल कर दिया, यानी सभी राजाओं को पराजित करके उनके धर्मता को लेकर के चला आया। मालवों के लिए प्रलयंकर शंकर था, यानी मालवा मतलब जो मालवा के शासक थे उनके लिए प्रलयंकर शंकर, यानी शंकर भगवान जब अपने तांडव वाली मुद्रा में होते हैं, त्रिनेत्र खोल वाली मुद्रा में होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रलयंकर शंकर के रूप में था। गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला की भांति ये दहकता था। कौन? यशोवर्मन। बड़ा ही प्रतापी शासक था यशोवर्मन, चंदेल शासक यशोवर्मन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताएं। राजा भोज, कवि भोज, नाटककार भोज। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। देखिए भोज विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था और बड़ा प्रेमी था। साहित्य, संस्कृति और कला के प्रेमी होने के नाते इसके दरबार में बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार और जो है विद्वान रहा करते थे। उसे कविराज भी कहा गया है। किसको? राजा भोज को कविराज की उपाधि भी दी गई है। उसकी प्रसिद्धि उसकी योग्य शासन व्यवस्था, आदर्श न्याय, पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने के कारण से उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। किसने? राजा भोज ने। राजा भोज बड़ा ही प्रतापी शासक था और विद्वान शासक था, कला का प्रेमी था। इसकी रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, शब्द अनुशासन, सम्रांगण सूत्रधार, ये 3 रचनाएं इसकी बड़ी फेमस हुई हैं, जिनको इसने स्वयं लिखा है। सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार और शब्द अनुशासन नाम की रचना लिखी है। किसने? राजा भोज ने स्वयं लिखी है। तो एक प्रतापी शासक के साथ साथ एक बढ़िया लेखक भी था ये। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, धंग की हम्मीर से तुलना कीजिए। धंग भी एक शासक है, उनकी तुलना किससे कीजिए? हम्मीर से। देखिए महोबा से प्राप्त एक अभिलेख में राजा धंग की तुलना हम्मीर यानी महमूद गजनवी से की गई है। ठीक है, हम्मीर क्या इसको कहते थे? हम्मीर रासो भी एक ग्रंथ है। तो हम्मीर जो है महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनी को हम्मीर कहा जाता था। तो राजा धंग की तुलना किससे की गई? महमूद गजनवी से। धंग ने पहले संघर्ष में जो शौर्य और कौशल प्रदर्शित किया वह उसके साथियों को हम्मीर यानी आमिर के समान प्रतीत हुआ। वास्तव में धंग की हम्मीर से तुलना का तात्पर्य यह है कि धंग की शक्ति के कारण ही मुस्लिम आमिर मध्य देश में आगे बढ़ने का साहस न कर सके। इस तरीके से इसकी तुलना करी जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर, सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए बल्लाल सेन की राजनीतिक उपलब्धियों की अपेक्षा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बड़ी फेमस है, क्योंकि संस्कृति के क्षेत्र में बल्लाल सेन ने काफी अधिक काम किया है और अधिक रुचि भी इसकी थी, इंटरेस्ट था उसमें, और इसी वजह से इसने बड़ा काम किया। कहा जाता है कि उसी ने कान्यकुब्ज से उन अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुला करके बंगाल में बसाया था जो आगे चल करके यहाँ की कुलीन प्रथा के जनक माने जाते हैं। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को कहां पर बसाया था? बंगाल में बसाया था। किसने? बल्लाल सेन ने। वह स्वयं विद्वान था, जिसने दान सागर नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। दान सागर नाम का ग्रंथ किसने लिखा है? बल्लाल सेन ने लिखा है। वह बृहस्पति की बुद्धि का प्रिया प्रेमी कहा गया है। वह विद्वान और समाज सुधारक भी था। आगे देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न है, गढ़वाल शासक कौन? देखिए कहा जाता है कि ययाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ,
जिसने काशी के आसपास शासन किया। वह शनि से पीड़ित था, परंतु उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला, इसलिए वह ग्रहवार यानी ग्रहों का निवारण करने वाला कहा जाता है। इसीलिए उसको गढ़वाल कहा गया। ग्रह का निवारण करने वाले को गढ़वाल कहा जाता है। तो ग्रहों की स्थिति को सुधार देने वाले शासकों को गढ़वाल शासक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही आ गया गहरवार, प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में समय बीतने के बाद में इसी गहरवार को धर्मरक्षक होकर के इतिहास में प्रसिद्ध हो गया और इसी को गढ़वाल, गहरवाल ये सब कहा जाने लगा। इस तरीके से ययाति वंश में सबसे छोटे पुत्र जो थे जो है उनके वंशजों में देवदास पैदा हुआ, जिसने काशी के आसपास शासन किया। शनि से बड़ा पीड़ित रहता था कौन? जो है देवदास। उसने दुष्ट ग्रह की जो दुष्कृतियां थी और पीड़ाएं थी उनको टालने का काम किया, इसलिए उसको ग्रहवार कहा गया। ठीक है, और इसी से आप देखते हैं उसी देवदास से ही उसी का नाम गढ़वाल पड़ा और गढ़वाल से गढ़वाल वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे देखते हैं जयचंद कौन था। जयचंद के बारे में समझें। देखिए जयचंद 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह विजयी, परम वैष्णव और दानी व्यक्ति था। उसने गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार पराजित भी किया था। किसने? जयचंद ने। उसका राज बनारस और गया माने बिहार तक फैला हुआ था। उसने 8 सामंत राजाओं को बंदी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता जो कि उसकी पुत्री थी उसका हरण कर लिया था। संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम किया करती थी, मतलब मन ही मन उनको पति मान चुकी थी। और जब ऐसा हो स्वयंवर में पृथ्वीराज के द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ जाती है और 1194 ईस्वी की कन्नौज लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा वह मारा जाता है। कौन? ये जयचंद। जयचंद बाप दादी मोहम्मद गौरी का मदद भी कर देता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई जयचंदों की कमी नहीं। तो जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से इसी वजह से वैमनस्यता हो जाती है और जयचंद जाकर के मिल जाता है मोहम्मद गौरी से। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद और मोहम्मद गौरी इन दोनों के मेल से क्या होता है, उसकी हत्या, मतलब वो मारा जाता है और जयचंद इसका साथ नहीं देता। जबकि जयचंद अगर साथ दे देता तो मोहम्मद गौरी कभी भी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर पाते, लेकिन अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया तब क्या हो। और यही नहीं आप देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है 1192 का, उसके 2 सालों के बाद में 1194 में कन्नौज का युद्ध होता है और कन्नौज के युद्ध में मोहम्मद गौरी फिर से पराजित कर देता है। किसको? इसको भी, जयचंद को भी, क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो फिर मेरे को निपटा देगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 22 नंबर। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बताएं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन जो है थानेश्वर तथा करनाल के बीच में। तराइन के रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में बड़ा मतलब बहुत घायल हो गया था, खून इसके बहुत बह रहा था। यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर के रणभूमि से भाग नहीं गया होता तो रक्त बहने से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा था, बहुत ज्यादा लज्जित हुआ करता था ये, और इसीलिए 1 साल के बाद में उसने दोबारा युद्ध किया, तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या है? देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। चाहमानों या चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई। अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियां तथा अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ जाते हैं। यह युद्ध इतिहास की एक युगांतकारी तथा परिवर्तनकारी घटना है। पृथ्वीराज चौहान अगर विजयी हो गया होता या पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में ही तराइन के मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आज भारत में जो मुगल या फिर जो ये लोग आए वो उनका शासन नहीं हो पाता और वो दबदबा नहीं कायम कर पाते। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई थी। अब मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है गांगेयदेव कलचुरी। गांगेयदेव कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक था। अपनी दिग्विजय से में इसने उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया, प्रयाग और बनारस पर अधिकार कर पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया और दक्षिण में कुंतल तथा उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया। इसके उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी गांगेय कलचुरी ने। भोज परमार ने उसे परास्त कर उसकी शक्ति को छीन कर दिया था। तो भोज परमार जो कि परमार वंश के शासक थे और राजा भोज, मैंने बताया था कि भाई बड़े कवि भी थे, अच्छे विजेता भी थे। उसने भोज परमार ने गांगेयदेव कलचुरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन से भीम द्वितीय कौन था? ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय दोनों में। भीम द्वितीय कौन था बेटा? देखिए, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा भीम द्वितीय था। अभिलेखों में उसे महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी तमाम उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। किसको? भीम द्वितीय। चालुक्य वंश का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रतापी शासक था। किस वंश का? चालुक्य वंश का। कौन? भीम द्वितीय। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी वो पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी, पृथ्वीराज चौहान से। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला था, भीम द्वितीय को मार डाला था, क्योंकि चालुक्य वंश के शासक थे और चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिनको कहते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने इस युद्ध में इसको मार डाला था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित होती है। कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से जो भीम द्वितीय जो इलाका था उस पर मुस्लिम सेना अपना कब्जा कर लेती है। मीर कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम? मोहम्मद बिन कासिम हो सकता है। 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेनाध्यक्ष मीर कासिम को, मीर कासिम ही नाम है उसका, मोहम्मद बिन कासिम कह सकते हैं, मीर कासिम। तो मीर कासिम जो था 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। वहां के खलीफा जो थे अरब के, उसने उसका सेनाध्यक्ष हुआ करता था मीर कासिम। तो मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने सबसे पहले कराची या देवल पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ का राजा जो था दाहिर वो मारा गया, यानी कि वो सिंध का शासक था बेसिकली। इसके उपरांत उसने नीरन, नीरून, ब्राह्मणवाद, आरोर और मुल्तान पर, ब्राह्मणवाद, नीरून, ब्राह्मणाबाद, आरोर और मुल्तान पर विजय प्राप्त की, परंतु कासिम की भारत विजय अस्थायी ना रह सकी। ठीक है, कासिम यहाँ पर विजय जरूर किया लेकिन अस्थायी विजय इसकी नहीं रह सकी और ये बस ऐसे नाम मात्र के लिए आता रहा। महमूद गजनबी इसके बाद 27 नंबर कौन था? महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। देखिए, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। यह शिव मंदिर था जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में हिंदू परास्त हुए। 5000 हिंदुओं का वध किया गया। मंदिर से महमूद गजनबी को अपार संपत्ति हाथ लगती है और कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनी ले जाए गए थे। इतना सोना चांदी लाद करके ले गया था कि पूरा ऊंट जो था, 200 से अधिक ऊंट जो थे वो कराह कराह करके गजनी पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता उनकी पराजय का कारण थी, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, राजपूत आपस में ही लड़ा झगड़ा करते थे, इसी वजह से वो मुस्लिमों से पराजित हुए। समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त यानी बटा हुआ था, जिनमें एकता तथा संगठन की कमी हुआ करती थी, अभाव था। एक राजा दूसरे राजा को विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास कर रहा था, यानी एक राजा दूसरे राजा को, मतलब जितने जिसके पास जितना राजा होता था उसके पास चक्रवर्ती सम्राट मान लीजिए हो जाता था। ये सभी राजा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, दंभ, कलह के शिकार बन चुके थे। यही कारण है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कभी संगठित होकर के नहीं किया, आपस में ही चुक 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 लड़ते रहे। और जब आपस में लड़ ही रहे थे, ऐसे में बाहरी लोग मजा उठा गए। यही कारण है कि मोहम्मद गौरी के सामने उन्हें पराजित होना पड़ा। और इस तरीके से अगर जयचंद वगैरह साथ में होते पृथ्वीराज चौहान के, तो क्या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से द्वितीय तराइन के युद्ध में जीत पाता? बिल्कुल नहीं जीत पाता। लेकिन जब अपने ही लोग जो है उसको खत्म कर देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, आपस में लोग लड़े भिड़ेंगे, तो फिर बाहरी सत्ता तो मजा उठा ही पाएगी। पालों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं। फटाफट से हम बताने का प्रयास करेंगे। पालों की उत्पत्ति, पाल वंश। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक विशृंखलता आरंभ हुई, उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल में 8वीं सदी के द्वितीय अर्ध में पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। रामचंद्र ग्रंथ के टीकाकार कहते हैं कि पालों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी गई है। अभिलेखों में इन्हें सूर्य वंश का कहा गया है। डॉक्टर एचपी शास्त्री पालों की उत्पत्ति खड़गों से मानते हैं कि खड़गों से पालों की उत्पत्ति हुई। तो गोपाल जो था पाल वंश का प्रतापी शासक था और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जिसको प्रकृति ने जो बंगाल की अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए भेजा था, ऐसा माना जाता है। अब जब कन्नौज का मतलब कि जब कन्नौज के शासक, महान शासक हर्षवर्धन जो उत्तर भारत के महान सम्राट थे, उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद में आप देखते हैं कि त्रिकोणात्मक संघर्ष चलता है। इसको त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, महिपाल प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक है, कृष्ण तृतीय का आक्रमण संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष की अंतिम घटना थी। महिपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में कोई भी ऐसा राजा
नहीं हुआ जो प्रतिहार राज्य की सीमाओं को आछोड़ नहीं रख पाता। महमूद गजनवी की आक्रमण ने उनकी कमर तोड़ दी और 1036 ईस्वी में वह समाप्त हो गया। कौन? महिपाल प्रथम। पाल वंश के शासक 1061 ईस्वी तक शासन करते रहे और नारायण पाल के पश्चात यह वंश भी पतनोन्मुख हो चुका था। नारायण पाल के बाद भी खत्म हो चुका था। पाल वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के शासक और प्रतिहार वंश के शासकों के बीच में ये तीनों शासक आपस में लड़ा भिड़ा करते थे। और क्यों? क्योंकि कन्नौज पर इनको अपना आधिपत्य जमाना था। और इसी बीच मुसलमान आक्रांता आते रहे और उन लोगों ने इनका फायदा उठाया और ये त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे रहे और सभी की सत्ता खत्म हो गई। इस प्रकार 750 से 950 ईस्वी तक चलने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हो चुका था। 200 वर्षों तक ये युद्ध चला। 200 सालों तक 750 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी तक का समय काल इतिहास में, भारतीय इतिहास में, उत्तर भारत में बेसिकली त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने युद्ध किया, पाल वंश के शासक और राष्ट्रकूट, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में लगातार युद्ध होते। पाल प्रतिहार को हराते, प्रतिहार पालों को हराते, गुर्जर राष्ट्रकूट इनको पालों को हराते, पाल राष्ट्रकूटों को, इस तरीके से खूब युद्ध होता, छुटपुट तमाम सारे युद्ध होते ही गए। 200 वर्षों तक कोई भी एक सत्ता उत्तर भारत में कन्नौज पर कोई आक्रमण नहीं कर सका। ना कन्नौज पर आक्रमण करते, कुछ समय के लिए थोड़ा सा पार्ट कब्जा लेते थे, पूरा कन्नौज को कभी किसी ने कब्जा नहीं कर पाया। ठीक है, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष यही था। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्यों हो रहा था? इसके पीछे क्या कारण था? क्यों लोग कन्नौज को पाने के लिए लगातार जो है युद्ध किया कर रहे थे और युद्ध करते जा रहे थे? क्या ऐसा कुछ था उस पे, कन्नौज पे? क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लगातार युद्ध होते रहे थे और लगातार जो है कन्नौज का युद्ध जो है हो रहा था? कन्नौज को पाने के लिए लगातार जो संघर्ष हो रहा था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में, उसका आर्थिक वजह क्या थी? त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण, क्योंकि कन्नौज जो था, कन्नौज प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक कारणों से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता रहा था उस समय। माना जाता है कि जिस शासक ने कन्नौज पर पूरा अधिकार कर लिया, वो समझ लीजिए कि उसने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर दी। उसके पास ना तो धन की कमी होगी, ना ही उसको शत्रु पराजित जल्दी कर पाता था। हर्षवर्धन उसी यहीं के शासक थे और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कन्नौज। यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां इस पर अपना अधिकार या नियंत्रण रखना चाहती थी। इसी नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। कन्नौज पर एकाधिपत्य का अर्थ था कि राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण कर लेना। सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था और लगातार आप देख रहे हैं कन्नौज पर जिसका शासन, जैसे यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके जीता था, तो उसका भी बड़ा दबदबा कायम हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे जितने भी राजा महाराजा थे आसपास के, सभी लोग बस कन्नौज को अपने बस में करना चाहते थे और इसीलिए पाल, प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूटों में बड़ा संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का उदय होता है। पाल वंश जब खत्म हो जाता है बंगाल में, तो फिर सेन वंश की उत्पत्ति होती पाल वंश के बाद में। सेन वंश का 11वीं शताब्दी के मध्य में उदय हुआ था। 11वीं शताब्दी मतलब कि 1050 के बाद। सेन वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति सामंत सेन था, यानी सामंत सेन जो है मतलब वो सेन वंश की नींव डालता है और गोपाल वंश की मतलब पाल जो है पाल वंश की नींव कौन डालता है? गोपाल। सामंत सेन चंद्रवंशी कर्नाट मतलब कि जो है कर्नाट क्षत्रिय था। कुछ विद्वानों का विचार है कि सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म की वजह से बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे। डॉक्टर भंडारकर नाम के इतिहासकार कहते हैं कि ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे इनको। ब्रह्म क्षत्रिय मतलब कि ये पहले ब्राह्मण थे, बाद में इनके कर्म ऐसे हो गए कि इनको क्षत्रिय मान लिया गया सेन वंश के शासकों को। सामंत सेन तथा उसका पुत्र हेमंत सेन दोनों ही सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। और बाद में आप जाकर के इनके सेन वंश के शासक जो है धीरे धीरे करके फिर अपने आप में आने लगे और फिर जो है ये अपना सेन वंश की स्थापना कर देते। लक्ष्मण सेन कौन था? लक्ष्मण सेन की अगर बात की है तो यद्यपि तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन टिक ना सका, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन का काल अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मिनहाज उस सिराज नाम का इतिहासकार कहता है जिसके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा वंशा अवतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? लक्ष्मण सेन दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा विदेशी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज लिखता है। राजशेखर ने भी अपने प्रबंध कोश, राजशेखर एक इतिहासकार है, एक लेखक है, संस्कृत के बड़े अच्छे लेखक है,
उन्होंने प्रबंध कोश में लक्ष्मण सेन की प्रशंसा करते हुए लिखा, कहा कि वह एक प्रतापी और न्यायी राजा था, न्याय करता था, प्रतापी शासक था, विद्वान था और प्रतापी था, मतलब युद्ध में कला में निपुण भी था। उसके पास अपार सेना थी और वह महान शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक लक्ष्मण सेन भी माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन के योगदान का उल्लेख अगर बात की तो लिखिए, लक्ष्मण सेन के काल में साहित्यिक उन्नति हुई, विद्वान लेखकों और कवियों का आदर होता था, राज्याश्रय देना उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जो भी आता था इसके दरबार में रहने के लिए उसको ये बाय रिस्पेक्ट जो है रखता था, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ इसको जो है इसको शरण देता था। यही इसकी बड़ी विशेषता थी। लक्ष्मण सेन गीत गोविंद के रचयिता एक है, उनका नाम है जयदेव। जयदेव उसी के दरबार में रहा करता था जिसने लक्ष्मण सेन के बारे में भी लिखा, गीत गोविंद की रचना भी लिखी। गीत गोविंद का जो रचयिता है जयदेव, वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पवन दूत के लेखक धोई भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता हलायुध भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। सदुक्ति कर्णामृत के संकलक श्रीधर दास साहित्यिक क्षेत्र में उसके समय के प्रकाशमान तारे थे, यानी ये सब इसी के दरबार में रहा करते थे। यानी विद्वानों का गढ़ था लक्ष्मण सेन का समय काल, जिन्हें उसकी कृपाएं प्राप्त थी। कृपाएं मतलब कि वो इनके दरबार में रहा करते थे सारे कवि। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, इसलिए विद्वता को समझता था। जो विद्वान व्यक्ति होता है विद्वानों की रिस्पेक्ट करता है। उसकी अनेक कविताएं श्रीधर दास ने सद उक्ति कर्णावृत में संकलित की, यानी कि जो कविताएं लिखा करता था, बोलता था लक्ष्मण सेन, उसकी कविताओं को सद उक्ति कर्णावृत में श्रीधर दास जी ने संकलित किया, इकट्ठा किया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, सिंध के पतन के क्या कारण थे, बताएं। कि सिंध के पतन के कई कारण थे। सिंध की पराजय के अनेक कारण थे, परंतु प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव यानी कमी थी। इसका प्रमुख कारण था वह अरबों जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के योग्य नहीं था। कौन? सिंध के जो शासक थे वो अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। उसकी आबादी कम थी और विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनी थी। बहुसंख्यक हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्धों का भी काफी संख्या यहाँ पर आपको देखी जा सकती है। कुछ जैन धर्म के लोग भी थे सिंध के शासकों, मतलब सिंध पर। समाज के निम्न वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार परस्पर एकता नहीं थी और सिंध के पतन का मुख्य कारण यही था कि परस्पर राजा महाराजा न तो जनता एक थी और ना ही राजा महाराजा एक हुआ करते थे। आपस में ही तू मैंने हुमै में हुआ करती थी। इसी वजह से बाहरी आक्रमणकारी सफल हुए। भारत में बस केवल अगर सब मिलजुल करके रहे तो भारत जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। भारत बहुत बहुत आगे तक जा सकता है अगर भारत मिलजुल करके काम करता रहे तो, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता रहता है, कम्युनल दंगे, तमाम सारे सांप्रदायिक दंगे होंगे, कभी ये होगा कभी वो होगा, कभी ये फटेगा, कभी यहाँ पर बम लगा देंगे लोग, कभी वहां पर कर देंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन लाकर क्रिएट कर देते कि व्यक्ति उसी में फंसा रह जाए। विकास के मार्ग पर जैसे आगे बढ़ो तैसे ये सब कारण सुनाई पड़ जाता है। तो यही सब चीजें हैं। आगे देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आ चुका है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक वीर योद्धा तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार है, कहता है कि मोहम्मद गौरी बड़ा ही उदार और सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था। वो अपनी प्रजा का रखता था, हमारी प्रजा का नहीं रखता था। हमारे लिए एक आक्रांता ही है, एक जो है बहुत ही ऐसा शासक माना जा सकता है, एक लुटेरा टाइप का। उसमें उच्च कोटि का पारिवारिक प्रेम भी था अपने परिवार के प्रति। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मुसलमान धर्म को मानता था, ईश्वर धर्म से सदैव डरता था। वह बड़ा ही उत्साही, साहसी और अध्ययवासी शासक था। जिस कार्य को करने का वह निश्चय कर लेता था उसे वह पूरा करके ही छोड़ता था। इस बात का तो आप पता लगा सकते हैं तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के ही से ही कि भाई वो पहली साल हारा, फिर दूसरी साल आया फिर लड़ने के लिए। और ये इसकी जो है मनोबल को दिखाता है कि उसका मनोबल कैसा था। उसने ठान लिया था कि मुझे भारत पर कब्जा करना, तो भारत पर कब्जा किया। उसे मानव चरित्र की अच्छी परख थी। वह विद्या प्रेमी और विद्वानों का संरक्षक भी हुआ करता था। नागभट्ट प्रथम कौन था? 37 नंबर, नागभट्ट प्रथम की अगर बात की है तो वह यह अवंती यानी उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन? नागभट्ट प्रथम, जिसकी राजधानी जालौर हुआ करती थी। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मलेच्छ राज को, जो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ये मलेच्छ अब अरब आक्रमणकारी हुआ करते थे, यानी अरब आक्रमणकारियों को मलेच्छ कहा जाता था।
इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद नागभट्ट प्रथम ने अपनी सत्ता भाड़ोज तक स्थापित कर ली थी। उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा 730 से लेकर के 760 ईस्वी यानी लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। बड़ा प्रतापी शासक था ये भी, और नागभट्ट द्वितीय तो बहुत ही प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न 38 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। 1177 ईस्वी में से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अपने चाचा नागार्जुन चंदेल शासक परमर्दी देव बर्मन को बुरी तरीके से परास्त भी किया था। तराइन का 2 युद्ध 1191 में लड़ा, 1192 में भी लड़ाई की। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पराजित हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब तराइन की द्वितीय युद्ध में पराजित होता है, प्रथम युद्ध में नहीं। द्वितीय कर लीजिएगा। द्वितीय युद्ध में क्या होता है? द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान की। इस प्रकार चाहमान वंश का अंत हो गया और साथ ही भारत में दिल्ली तथा अजमेर पर मुस्लिम राज सत्ता यहीं से स्थापित हो जाती है और यहीं से तख्ता पलट हो जाता है भारत की राजनीति का। 39वां, विद्याधर चंदेल कौन था? देखिए, गंड के पश्चात उसका पुत्र था विद्याधर। तो गंड के चंदेल वंश का शासक है गंड का पुत्र है विद्याधर। जब उसकी मृत्यु हुई गंड की तो उसके बाद में विद्याधर गद्दी पर बैठा। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विद्याधर चंदेल। उसने 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में महमूद गजनबी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए थे, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी। उसे अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था। किसको? विद्याधर चंदेल को। 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। भयभीत राज्यपाल बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर के भाग गया। फलतः विद्याधर उसे दंडित करने का निश्चय कर लिया और उसे मार डाला। किसको? चूंकि ये भाग करके आया, इसी वजह से राज्यपाल को मार दिया गया। 1024 ईस्वी के महमूद गजनबी के आक्रमण में विद्याधर को असफलता हाथ लगी। इस प्रकार विद्याधर ने गजनबी का सफलतापूर्वक सामना किया और अंतोगत्वा जो है वो उनसे परास्त हुआ। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए समझ लीजिए। और भी प्रश्न 40 नंबर, परमर्दी देव बर्मन यानी परमाल। क्योंकि चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था परमर्दी देव यानी परमाल लासो। परमाल इसका नाम है। परमर्दी देव को परमाल कहते हैं। परमाल लासो एक ग्रंथ भी लिखा गया। उसने 1165 ईस्वी से लेकर के 1203 ईस्वी तक शासन किया। परमर्दी देव ने। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वह 1182 ईस्वी में पराजित हुआ था पहली बार, किंतु प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज के वापस लौटते ही परमर्दी देव ने पुनः महोबा को अपने जो है अधिकार में कर लिया था। यही परमर्दी देव जो है ये जो है परमाल लासो जो ग्रंथ लिखा गया है जिसमें आल्हा उदल है, तो परमर्दी देव बर्मन के ही वो जो है 2 चेले थे आल्हा उदल। मलखान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मलखान वगैरह वही थे जो आल्हा उदल हैं, वही ये सब है। ठीक है। महोबा पर दोबारा अधिकार कर लिया था और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित किया। चंदेलों ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। 1203 ईस्वी में परमर्दी देव की कालिंजर के दुर्ग में मृत्यु हो जाती है। तो ये देखेंगे जो है चंदेल वंश के शासक है परमाल या परमर्दी देव बर्मन, जिन आल खंड में इनका उल्लेख मिलता है। जगनिक भी इनका उल्लेख करते हैं। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, चालुक्य यानी गुजरात। ये जो चालुक्य वंश के शासक हैं उनके बारे में बताएं। तो चालुक्य वंश जो गुजरात के चालुक्य वंश है उनका संस्थापक कौन था? गुजरात चालुक्य सोलंकी वंश के चालुक्य है। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज। उसने 941 ईस्वी में से लेकर के 995 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? मूलराज ने। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। उसने सुराष्ट्र तथा कच्छ के शासक को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था तथा आबू के परमार शासक धारणी वाराह को परास्त किया था। धारणी वाराह माने होता है शुकर का अवतार। धरणी माने होता है पृथ्वी को धरने वाले वाराह की उपाधि इसको धारण मिलती है। परमार शासक धरणी वाराह इसको परास्त किया, किंतु उसे परमार शासक मुंज तथा वाकपति मुंज जो था परमार वंश का शासक था, उसने पराजित किया था इसको मूलराज को।
चहमान शासक विग्रहराज द्वितीय ने भी इसको पराजित किया था। किसको? मूलराज को। संभवतः विग्रहराज द्वितीय के विरुद्ध युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। परमार वंश के बारे में बताएं। परमार वंश, देखिए परमार वंश की उत्पत्ति विवादास्पद है। इनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से बताई जाती है, किंतु परमार अभिलेखों से विदित होता है कि परमार शासक दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक वंश से उत्पन्न हुए हैं। इस वंश का संस्थापक था उपेंद्र। उपेंद्र को ही कृष्णराज के नाम से भी जानते हैं। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इसकी स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रकूटों का सामंत हुआ करता था। परमार वंश पहले उसे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त कर दिया था, और इस बाद में वो धीरे धीरे करके अपना एक अलग शासक बना लेता है, कृष्णराज। तो इस तरीके से कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना करी थी। ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आ चुका वाकपति मुंज राज के बारे में बताएं। क्योंकि श्रीहर्ष के 2 पुत्र थे, मुंज और सिंधुराज। इसमें मुंज उसका दत्तक पुत्र था, लेकिन श्रीहर्ष के बाद मुंज गद्दी पर बैठा। उसने श्री वल्लभ, उत्पलराज, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी तमाम उपाधियां धारण करी थी। किसने? वाकपति मुंज ने। उसने कलचुरी को पराजित किया, कलचुरियों को, और त्रिपुरी को लूटा। उसकी दक्षिण के चालुक्य तैलद द्वितीय और विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तैलद द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक है, तैलद द्वितीय को भी पराजित किया था। किसने? वाकपति मुंज ने। बहुत ही महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है ये। अंतिम में तैलद द्वितीय पर पुनः आक्रमण किया और बंदी बना लिया गया। ठीक है, तैलद द्वितीय ने इसको बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी गई वाकपति मुंजराज की। वह उच्च कोटि का कवि और विद्वान भी रहा है। कौन? वाकपति मुंज। प्रश्न अगला, परमार भोज। सिंधु राज की मृत्यु के बाद में 1010 ईस्वी में भोज परमार वंश का गद्दी भोज परमार वंश की गद्दी पर बैठा, शासक हुआ। उसकी गणना परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है, भोज परमार की। उसने सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष किया, इसके बाद कलचुरी गांगेयदेव को पराजित किया, प्रतिहारों को पराजित करके पश्चिमी बिहार और पर अधिकार कर लिया। हुड़ों के विरुद्ध भी उसने सफलता प्राप्त करी। किसने? भोज परमार ने। किंतु चंदेल विद्याधर से उसे पराजित होना पड़ा, यानी विद्याधर चंदेल ने भोज परमार को पराजित कर दिया। अपने राज्य पर चारों ओर संकटों को देख करके वह बीमार पड़ गया और 1060 ईस्वी में भोज परमार की मृत्यु हो जाती। भोज परमार भी एक जो है कवि भी था और शासक भी था। आगे देखिए, धर्मपाल कौन था? धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गोपाल प्रथम की मृत्यु के बाद में गोपाल चूंकि पाल वंश का संस्थापक, उसका पुत्र जो है धर्मपाल था। धर्मपाल गद्दी पर बैठता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित करके, जो आयुध वंश के शासक थे, उसको पराजित किया। किसने? धर्मपाल ने। और उसके स्थान पर चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया तथा इस अवसर पर कन्नौज में एक अन्य दरबार का आयोजन किया गया, किंतु प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित होना पड़ा। यानी राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के शासकों ने धर्मपाल को कई बार पराजित किया त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने भागलपुर में गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला नामक महाविहार भी बनवाया था, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बाद में बना। तो विक्रमशिला नामक महाविहार किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, जो कि पाल वंश का शासक था। धर्मपाल के बाद में उसका लड़का है देवपाल। तो धर्मपाल के पुत्र है देवपाल। मैंने कि देवपाल के पिताजी का नाम है धर्मपाल, धर्मपाल के पिताजी का नाम है गोपाल। गोपाल पाल वंश के संस्थापक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल का लड़का धर्मपाल, जो प्रतापी शासक है। धर्मपाल का लड़का देवपाल। धर्मपाल के पश्चात उसका पुत्र देवपाल शासक बना। उसने भी अपने पिता की भांति विस्तारवादी नीति का पक्षपाती था। उसने अनेक विजय की, अलग अलग जगहों पर जाकर के जीता। बादल स्तंभ लेख के अनुसार उसने उड़ीसा को अपने राज्य में मिला लिया था और हूणों, द्रविड़ तथा गुर्जर के शासकों, गुर्जर राजाओं को परास्त किया। भागलपुर अभिलेख से उसके आसाम विजय की पुष्टि भी होती कि आसाम पर भी आक्रमण करके असम को जीता था। उसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज, क्योंकि जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के शासक आपस में हमेशा लड़ते ही रहते, 200 वर्षों तक लड़े हैं त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। तो मिहिर भोज जो प्रतापी शासक था, तो मिहिर भोज को पराजित किया था किसने? देवपाल ने। ठीक है, तो पराजित करके उसकी पूरब में बढ़ती हुई शक्ति को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। वह बौद्ध धर्म अनुयायी था। कौन? देवपाल। उसने अनेक विहार बनवाए। उसके समय में नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार दोनों का उन्नत दशा में, तब उसको बढ़िया तरीके से डेकोरेट करवाया, अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया। उसने 40 वर्ष 815 से 855 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? देवपाल ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मन का विवरण दीजिए।
विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मन का विवरण दीजिए। देखिए यशोवर्मा वीर और पराक्रमी के साथ साथ विद्या प्रेमी भी था। वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, उसमें यशोवर्मन को वाक्पति, राज तथा भवभूति आदि विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है कि वाक्पति राज और भवभूति ऐसे महान विद्वान जो थे वो विद्या प्रेमी यशोवर्मन के दरबार में रहा करते थे। भवभूति को भी यशोवर्मा का आश्रय प्राप्त था। वे महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरितम के रचयिता भी थे। आर्यपुत्र भी यशोवर्मन के दरबार में रहा करता था। कौन? आर्यपुत्र। इस तरीके से तमाम सारे लोग इनके दरबार में रहा करते थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन और चलिए देख ही लेते थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बचा हुआ अगर तो। देखिए, जयचंद की सेना बड़ी विशाल थी, कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पृथ्वीराज रासो में जयचंद की विशाल सेना का वर्णन किया गया है। सेना की विशालता के कारण से उसे पंगु की उपाधि भी दी गई। पंगु का अर्थ होता है, स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जब उसकी सेना का अग्रभाग युद्ध भूमि में पहुंच जाता था तब भी सेना की अंतिम पंक्ति कूच नहीं कर पाती थी। ऐसे में इतनी बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं है। एक सेना पहुंच गई आगे मार करने के लिए, दूसरी सेना पिछड़े रह गई। ठीक है, इसलिए इसको पंगु इसकी सेना को कहा गया। सूरज प्रकाश के अनुसार उसकी सेना में 80,000 शस्त्रधारी, 30,000 जो है बख्तरबंद घोड़े, जिस विधम से कवच वगैरह पहने, 3 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख धनुर्धारी और बहुत संख्यक हाथी थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इतनी सेना जयचंद के पास थी, फिर भी ये आप देखते मोहम्मद गौरी से हार गई। आप तो इतनी सेना लेकर के आदमी जो है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, जितने भी लोग हैं इकट्ठे सब आ जाए, पूरा जितना भी बाबर से लेकर के सब इकट्ठा आ जाए, सबको पराजित करने में सक्षम इतनी सेना लेकर के। लेकिन ये प्रशिक्षण नहीं दे पाया अच्छे तरीके से, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आगे देखेंगे, चंदेलों का मूल प्रदेश कहाँ है। देखिए, अभिलेखों के अनुसार अनुश्रुतियों से खजुराहो, कालिंजर, महोबा और अजयगढ़ चंदेलों के मूल प्रदेश ज्ञात होते हैं। प्रारंभ से ही चंदेलों का इन प्रदेशों पर अधिकार बना रहा। इन्हें जेजाक भूति भी कहा जाता है। चंदेलों को महोबा से प्राप्त एक खंडित अभिलेख यानी टूटा फूटा अभिलेख है, वहां से कुछ जानकारी मिलती है। इस वंश के तीसरे राजा हुए हैं जयशक्ति। उन्होंने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपनी संज्ञा जेजाक भुक्ति या जेजाक भुक्ति प्रदान की जैसे कि पृथु ने पृथ्वी को दी थी। बाद में बुंदेलों ने के नाम पर यह प्रदेश बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही चंदेलों का मूल प्रदेश जो है जेजाक भुक्ति या जयशक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। चलिए देख ले साहित्यिक स्रोत। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आप देखते हैं उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई राज्यों की स्थापना हुई थी। इस काल में हर्षचरित और कादंबरी जो कि बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट, जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित नाम की रचना लिखी जो संस्कृत भाषा में है। गौडवहो प्राकृत की रचना है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। वाकपति ने गौडवहो नाम की रचना लिखी जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देती है, इस समय के बारे में। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं हैं जो कि जानकारी देती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कल्हड़ की द्वारा रचित राज तरंगड़ी प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है पूरे इतिहास का, जिसने ऐतिहासिक जानकारी दी राजाओं महाराजाओं के बारे में। जिसमें कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन प्रस्तुत किया सबसे पहली बार। राजशेखर नाम के एक लेखक है, उनके द्वारा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास की रचना राजशेखर साहब ने करी। गढ़वाल शासक गोविंद चंद के प्रधानमंत्री और विद्वान कवि थे लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की रचना है कृतकल्पतरु, एक ग्रंथ है जिसमें तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है गोविंद चंद द्वितीय यानी गढ़वाल वंश के बारे में। पृथ्वीराज विजय नाम की रचना लिखते हैं जयानक नाम के इतिहासकार। जैन मुनि नयनचंद सूरी के द्वारा लिखित रचना ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य को लिखा है जैन मुनि नयनचंद सूरी ने। ऐसे ही चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, चाहमान वंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है। ये सारे ग्रंथ जो हैं ये उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं जिस समय के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास
इन सभी ग्रंथों में आपको मिलता है। आल्हा खंड में चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक परमर्दी देव बर्मन का जो संघर्ष है उसकी कथा का वर्णन किया गया है आल्हा खंड में। आल्हा खंड को जैसे जो आपका परमर्दी देव बर्मन है, परमाल लासो जिसको कहते हैं, परमाल लासो ग्रंथ जो है जगरिंग ने लिखा जिसको आलखंड कहते हैं। आलखंड जो रचना है परमर्दी देव बर्मन के बारे में है। परमर्दी देव बर्मन उसके हीरो हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव बर्मन चंदेल वंश के शासक ये हैं और चहमान वंश के ये है। दोनों में बीच में संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहे थे। आल्हा उदल बीर मलखान ये सब जो है परमर्दी देव बर्मन की तरफ से लड़ रहे थे और पृथ्वीराज चौहान ये दिल्ली में, ठीक है। इस कथा का वर्णन किया गया है। जगनिक के द्वारा लिखित आलखंड में महोबा के वीर आल्हा और उदल के वीरता की गाथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये तो रहे साहित्यिक स्रोत आपके। और अगला प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है, कौन से स्रोत है ये आपका स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इसको समझते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले पुरातात्विक स्रोत। कौन से इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं? जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में। देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और मोहरे इत्यादि रखे जाते हैं। गढ़वाल वंश के इतिहास का ज्ञान वाराणसी, कामौली, लार एवं सारनाथ में मिलते हैं। चहमान वंश के लेख हर्ष प्रस्तर लेख, बिजौलिया लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, परमार वंश के हरसोल, उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर से तमाम प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे हमको इस समय के बारे में इतिहासकार जानकारी देते हैं, पुरातात्विक विभाग जानकारी देता है। चंदेल शासकों के लेखों में खास करके खजुराहो का लेख, मऊ, छतरपुर, महोबा इन सभी से चंदेल वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। वहीं पर कलचुरी और चेदी वंश के बारे में अगर बात की जाए तो वहां के अभिलेख खास करके बिहारी अभिलेख बिल्हारी, रीवा, वाराणसी, जबलपुर, ठीक है, मिले हैं। यहाँ सबसे कलचुरी चेदी वंश की जानकारी मिली है। बंगाल के पाल वंश की जानकारी हमको मिली है खालिमपुर अभिलेख से, मुंगेर अभिलेख से, भागलपुर और बादल असम अभिलेख से हमको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है बंगाल के पाल वंश के शासकों के बारे में। वहीं सेन वंश की बात की जाए, लक्ष्मण सेन और तमाम प्रकार के सामंत सेन, लक्ष्मण सेन और तमाम बल्लाल सेन, ऐसे तमाम प्रकार के सेन वंश के शासकों के बारे में जानकारी बंगाल के देवपाड़ा, बैरकपुर इन सभी अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। वहीं सोलंकी यानी चालुक्य वंश की अगर जानकारी देखें तो सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंश जो सोलंकी है उस वंश के इतिहास पर जानकारी कुमारपाल की बाटनगर प्रशस्ति से, उदयपुर के लेख से काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वहीं पर आप देखते हैं गढ़वाल शासकों के जो जानकारी मिलती है वो दम्र नामक सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां से, जिससे हमको गढ़वाल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कलचुरी नरेश गांगेदेव की अगर बात की है बेटा तो कलचुरी नरेश गांगेदेव की अगर बात की जाए तो गांगेदेव के स्वर्ण सिक्कों का भी उल्लेख जो है यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को देखा और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीजों को समझा दिया। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को पढ़ भी सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का मिलता रहेगा। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। सेमेस्टर आपका मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर है तो आप लिख करके भेज दीजिए गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा सब्जेक्ट ये, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, एक माइनर एक को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। क्रैश कोर्स सभी का पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर हमारे इस नंबर पर, ध्यान रखना अगर आपको जुड़ना है तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा यानी स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मेजर माइनर को करिकुलर सभी का मिल जाएगा। परीक्षा आपकी चाहे ऑब्जेक्टिव हो यानी एमसीक्यूज बेस्ड हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखने वाली हो, सभी टाइप का चीजें मिल जाएंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चन आंसर आपके लिए व्यवस्थित कर दिए गए हैं। और रही बात इसकी कि आपको अगर मान लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में आप जो है पढ़ना चाहते हैं और फोर्थ सेमेस्टर भी हम इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए व्यवस्था क्या है कि अगर थर्ड और फोर्थ का एक साथ ज्वाइन करता है जो बच्चा, उसके लिए 50 रुपए की छूट है। थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, फोर्थ की भी आपकी 100 रुपए फीस है, दोनों का जोड़ लेंगे तो 200 रुपए फीस पड़ेगी। लेकिन अगर इकट्ठा लेंगे तो आपके लिए मात्र 150 रुपए में ये फीस अवेलेबल होगी, मतलब ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें फोर्थ सेमेस्टर की क्लास भी आपको इंक्लूड होगी और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी एक साथ लेंगे तो मात्र कोर्स लेंगे तो मात्र 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, डीडीयू का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सभी के लिए ही सिलेबस है, ठीक है। धन्यवाद। डीडीयू का मैं मॉडल पेपर दे दूंगा, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में आप पढ़ते तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं। सर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अलीगढ़ वाली जो विश्वविद्यालय है वो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के पेपर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इसके अलावा और तमाम प्रकार के जो विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ शाकुम्भरी हो ही गई आपकी, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में नया बना है। जैसे माँ पाटेश्वरी भी आपकी बार शुरू हुआ है, ऐसे वो भी शुरू हुआ है। महाराजा सुहेलदेव हो ही गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हो गया, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप तुरंत जुड़िए, देर बिल्कुल भी ना करिए। बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजें यहाँ पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।